देखो, हम हैं डॉक्टर हिमांशु धवन और हम जो काम करते हैं, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसके को-फाउंडर हैं हम, श्रेयास के। और श्रेयास आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ देता है, वो भी आपको घर बैठ के। आपके ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करवाता है, वेरिकोसील के रिगार्डिंग आपको देता है, अ, मेल फर्टिलिटी के रिगार्डिंग, एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, स्किन, पैरालिसिस, किडनी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। और आपकी कोशिश करता है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, घर बैठ के, चाहे रेमेडियल एक्टिविटी से ही सही, बट ठीक हो जाओ। तो मेजर प्रॉब्लम अगर आज कंसीव करने में आप देख रहे हो, तो कंसीव करना सिर्फ ये नहीं है कि एक फीमेल का ही वो है, मेल के उस पे भी बहुत डिपेंडेंसी है। और जबकि सोसाइटी में कंसर्न ये कर दिया जाता है कि अगर लेडीज़ को बच्चा नहीं हो रहा तो उसकी गलती है। देखो, फैक्ट है, फीमेल हो, मेल हो, बच्चा दोनों सही होता है। करेक्ट। हाँ, थाली बजेगी तो दोनों हाथ से बजेगी, नहीं तो बजेगी। अब फीमेल बॉडी के साथ क्या होता है कि अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मे बी पीसीओएस है, पीसीओडी, अलग 100 चीज़ें हो हुँ, सकती हैं। मेल की टेस्ट की बारी हमेशा लेट इसलिए आती है क्योंकि डॉक्टर भी रिकमेंड पहले फीमेल की रिपोर्ट्स ही करता है। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर ये कह देता है कि पहले मेल की भी करवा कराओ, फीमेल की भी करवा कराओ, या दोनों साथ-साथ करवा कराओ। हुँ, तो पहले एक हमारी सोसाइटी ऐसी है, जहाँ पर हम कहते हैं मेल डोमिनेंसी है। अगर आप अपनी फैमिली देख लो या आप गाँवों में भी चले जाओ, तो वहाँ पे मेल डोमिनेंसी ज़्यादा मिलेगी। जब मेल डोमिनेंसी है तो वो मेल डॉक्टर के पास जाएँगे या किसी भी डॉक्टर के पास जाएँगे, वो वहाँ पर सबसे पहले लिख कर ये देता है कि पहले ये जाँच करवा लो, फिर उसके बाद बारी आएगी मेल की। हुँ, तो हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट होने की वजह से पहले फीमेल को पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद मेल की बारी आती है। जैसे कहते हैं ना, तलवार चलेगी तो पहले कमज़ोर पे चलेगी, फिर उस पे चलेगी। सेम वाली दिक्कत है, राइट। हमारी सोसाइटी की दिक्कत है। नहीं, नहीं है, मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। और मैं एक स्टडी और देख रहा था जिसपे मिसकैरेजेज़, हम जब ये हो जाता है इंसिडेंट, तो हम फीमेल को बहुत ज़्यादा पुश कर देते हैं इन चीज़ों के लिए कि तेरी वजह से हुआ है। बट एक्चुअल में आप बताइए मिसकैरेजेस में मेल का कितना रोल रहता है? पूरा बिकॉज़ 50% का रोल है। प्लीज़ इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करिए, ज़रूर। क्यों रहता है? अब मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करके बता दूँ। देखो, बेसिकली क्या है कि मेल, फीमेल, स्पर्म और एग। एग प्रोड्यूस करती है, मान के चलो, फीमेल बॉडी, स्पर्म प्रोड्यूस करता है मेल बॉडी। दोनों की मीटिंग होगी तभी जाकर एक फीटस डेवलप होगा या फिर वो एम्ब्रियो बनेगा। अब इस बीच में क्या होता है कि जितना हेल्दी एग होना चाहिए, जितना मैच्योर एग होना चाहिए, उतना ही मैच्योर हमारा स्पर्म भी होना चाहिए। अगर स्पर्म सही से स्ट्रक्चरल, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है हुँ, वो परफेक्ट है, हुँ, तो वहाँ पर मिसकैरेजेस होने की टेंशन जो होती है वो कम हो जाती है। अगर जहाँ पर मान के चलो स्ट्रक्चर ही डिफेक्ट है, जहाँ पर देखा जाए, तो मैं एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। सबसे पहले हेड, फिर उसका मिड पीस और तीसरा हमारे पास आ जाती है टेल। हुँ, जो हेड होता है वो बेसिकली हमारा, एक समझ लो कि डीएनए ट्रांसफ्यूज़न के लिए, कि जो हम बेसिकली जिस डीएनए को सामने वाली एग के अंदर हम भेज रहे हैं, जिसकी वज़ह से वो फ़ीटस बनेगा। एक तरीके से माइंड समझ लो, दिमाग जो है वो भेज रहे हैं। दूसरा आ जाता है उसका मिड पीस, जो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है अपने उस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए और बढ़ाने के लिए, ऊर्जा। तो वो क्या करता है, वो टेल को एनर्जी दे रहा होता है, जिसकी वज़ह से वो टेल घूम के जाए आगे। हुँ। फिर आ जाती है बारी टेल की। टेल एक तरीके का स्विमिंग करने का एक सोर्स है। बिना टेल प्रोपेल करे वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। दिस इज़ कॉल्ड अ मैच्योर स्पर्म। दिस इज़ कॉल्ड अ मैच्योर स्पर्म। हुँ, ये एक मैच्योर स्पर्म है। अब इस मैच्योर स्पर्म में अगर मान के चलो 2 हेड हो गए, डिफेक्ट आ गया, हुँ, वो पहले तो वो एक तो पहुँच नहीं पाएगा। पहला है कि अगर वो पहुँच भी गया जैसे-तैसे करके, तो डीएनए ट्रांसफ्यूज़न में क्या देगा? तो वहाँ पर जब जाएगा तो क्या पता कुछ गड़बड़ ही बने, ठीक है? जब वो गड़बड़ बनेगा तो वो मिसकैरेजेज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया गया, उसके पास वो पूरा ढंग से एनर्जी ही नहीं दे पाया, वहाँ तक जाके थक-थका गया और कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा टाइम कहते हैं ना, जैसे थोड़ा टाइम हुई, 1 महीने, 2 महीने की प्रेगनेंसी चली, फिर एकदम से चली। हुँ, वहाँ पर ये वाली शिकायतें आनी चालू हो जाती हैं कि हुँ, पूरी एनर्जी ढंग से गई नहीं, हुँ, जिसकी वजह से मिसकैरेजेज़ के चांसेस बढ़ गए। हुँ, दूसरा, अगर वो पहुँच भी गया, तो उसकी टेल जो है, वो ढंग से बनी नहीं। कहते हैं, कभी भी हम कहते हैं कि उसका हार्ट ढंग से नहीं बना बेबी का, या फिर कुछ अलग हो गया कि उसके पूरे बॉडी पार्ट्स नहीं बने। कहते हैं जब सेकंड या थर्ड उसमें आता है, जब स्कैन करके बारी आती है, तो उसमें ये बताया जाता है कि ये चीज़ अभी पूरी ढंग से नहीं डेवलप हुई है। तो उस केसेस में भी हम ये देखते हैं कि हमारा अगर स्पर्म ढंग से नहीं पहुँचा, या पहुँचा तो वो ढंग के स्ट्रक्चर का नहीं था, तो मिसकैरेजेज़ होने के पूरे चांसेस हैं। तो इस बात से ये जाता है कि भैया
फीमेल को मत पुश करो कि उनकी गलती है, मेल्स की भी बहुत प्रॉब्लम्स है एग्जैक्टली। ना? और मैं एक स्टडी और देख रहा था जहाँ पे इनफर्टिलिटी मेल्स में 15 से 20% की है। थोड़ा-सा इनफर्टिलिटी को आप एक बार थोड़ा-सा डिकोड कर दो कि होता क्या है, हाँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे के सवाल पूछूँगा इस पे। डन। देखो बेसिकली इनफर्टिलिटी जो है वो बेसिकली आपके स्पर्म काउंट कम होना या स्पर्म काउंट ना होने को बोलते हैं। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी जैसे मैंने अभी पहले समझाई है, वो एक स्ट्रक्चर है स्पर्म का। बट स्पर्म की क्वांटिटी भी होनी चाहिए 15 मिलियन से अबव, जो डब्ल्यू कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 15 मिलियन से अबव है तो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन अगर 15 मिलियन से अबव रहती है तो आपके कंसीव के चांसेस होते हैं। मतलब कि अगर 15 मिलियन से कम रहते हैं तो आप कंसीव ही नहीं कर पाते हो। ये तो लेटेस्ट डाटा है डब्ल्यू का। जो इससे पहले चलता था वो 50 मिलियन का चलता था। पहले ये कहते थे कि 50 मिलियन से अबव होने चाहिए, 50 मिलियन से नीचे होगा तो बच्चा करना टास्क है। अब रही बात इसमें स्पर्म की बात। स्पर्म जो है वो इनफर्टाइल तब होता है या फिर उसकी क्वांटिटी अच्छी ना हो या उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। अगर क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ही बेकार है तो समझ लेना कि वो पेशेंट इम्पोर्टेंट कहला देता है या फिर इनफर्टाइल कहला देता है। तो बेसिकली इनफर्टिलिटी आपके सीधा डायरेक्ट जो रिलेशन है वो आपके स्पर्म से ही है। अगर आपका स्पर्म की क्वांटिटी अच्छी, क्वालिटी अच्छी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वांटिटी भी अच्छी, क्वालिटी खराब तब भी दिक्कत है। क्वालिटी अच्छी, क्वांटिटी कम है तो भी बेकार। तो इसीलिए कहता हूँ कि जब आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल में एंटर होते हो, तो आप अपनी स्पर्म काउंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो, उसके ऊपर एक्शन करना कर देते हो। इसलिए हेल्दी स्पर्म के लिए हेल्दी लाइफ़स्टाइल, हेल्दी फूड और आपकी डे टू डे की रूटीन में अल्कोहल या सिगरेट जैसी चीज़ों को नहीं लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको बेसिकली ख़राब करती हैं। और चौथा मेजर जो आता है, वो आता है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस देखो बहुत मेजर चीज़ है जो मेरे ख्याल से आज की डेट में मोस्ट कॉमन है। जैसे कि आपने बताया कि 15 से 20% की इनफर्टिलिटी रेशियो जो आ रही है, कॉज बाय स्ट्रेस भी है। लेकिन मैं इसमें एक रीज़न और देख रहा था कि जो अर्ली एज से मास्टरबेट कर रहे हैं, हम्म, पोर्न देख रहे हैं, ठीक है? इससे भी कहीं न कहीं आपके स्पर्म काउंट पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है। देखो उसके पीछे मैं रीज़न समझाता हूँ। हुँ, मास्टरबेशन करना इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, पहली चीज़ समझाता हूँ, क्योंकि मास्टरबेशन अगर मैं वैसे भी देखूँ हमारे हिंदू स्कल्पचर में या पास्ट में भी जाओ तो कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन ही नहीं करी गई है जो उसको गलत कहा हो। क्योंकि इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक बन गई है कामा सूत्रा की, हमारे एंशंट इंडियन जो बड़े माइथोलॉजिस्ट थे जो भी थे, हुँ। उन्होंने उसको बना रखा है। उसमें भी कभी भी उन्होंने जो मास्टरबेशन है उसको गलत नहीं कहा। अब रही बात मास्टरबेशन अगर हेल्दी है, हेल्दी का मतलब क्या है कि अगर आप एक्सेसिव नहीं कर रहे हो तो वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्सेसिव कोई भी चीज़ करते हो, इवन आलू भी खाओगे तो भी वो बीमारी करेगा। तो एक्सेसिव की रेटिंग ऐसे होती है कि भैया कि 3 बारी मास्टरबेट कर रहे हो, 2 बारी मास्टरबेट कर रहे हो दिन में, वो चीज़ गलत है। क्योंकि 2-3 के बाद तो हमारे खुद के टेस्टिकल्स भी बता देते हैं भैया बस कर अब, ज़्यादा हो जाएगा, दर्द हो रहा है। हुँ, बोल देते हैं, वो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उनको पता है कि भैया अब जान लग रही है उनसे, और जब ज़्यादा जान लगेगी तो वो वीक तो पड़ेंगे। अगर मान के चलो आपकी पोटेंशियल को मैं रोक दूँ, समझना मैंने आपकी पोटेंशियल को रोक दिया। हुँ, आप जिम ऑन गोइंग हो, आप एथलीट काइंड ऑफ पर्सन हो, मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यूज़ करके, ज़्यादा ड्रेन करके मैंने बोला कि आप ड्रेन करते रहो, जब मैच की बारी आएगी तब आप मैच खेलने चले हुँ, जाना। हुँ। तो मैच में आप पूरी पोटेंशियल निकाल पाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेम एज़ इट इज़ हमारे टेस्टीज़ हैं। अगर मैं उनसे रोज़ रोज़ ड्रेन करवाता रहूँगा और डेली बेसिस पे ज़्यादा कराऊँगा, तो कभी न कभी वो वीक पड़ेंगे। तो अपनी पोटेंशियल से वो धीरे-धीरे कम कर देते हैं। रही बात आपकी एक अर्ली स्टेज वाली, कि हम जल्दी स्टेज पे कर देते हैं। नहीं, जल्दी स्टेज से पहले ना मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ बिकॉज़ फिर ये कंटिन्यूटी में चला जाएगा हुँ। कि स्पर्म की प्रोडक्शन कौन-सी एज से स्टार्ट होता है? देखो बेसिकली हम जब टीनेज में एंटर होते हैं, हुँ, जब हम 13 या 12 ईयर के होते हैं, तब हम अप्रॉक्सिमेटली सब मेल बॉडी टीनेज में एंटर होती है। ठीक है, जो ये टीनेज का टाइम होता है, यहाँ से हमारी डेवलपमेंट चालू हो जाती है। चालू हो जाते हैं। दूसरा, मास्टरबेट करने की एक सही एज क्या है? वैसे तो जैसे अभी आपने बोला था मैथोलॉजी में सारी चीज़ें मेंशन हैं, कामसूत्र आ गई है, नहीं, लेकिन उससे मेंशन नहीं है। मेंशन नहीं है। नहीं है, कहीं पे भी कुछ ये नहीं बताया गया कि ये गलत है या सिन है या हाँ, पाप है। मतलब वही राइट और हाँ, रॉन्ग का राइट, नहीं बता नहीं रखा, बता। बट उससे पहले सबसे पहले जो कामसूत्रा से भी पहले बुक आई थी, उसमें ये लिखा था कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो कि हमारे हिंदुइज़्म में है। बट आज जिस पीढ़ी में हम रह रहे हैं, जिस सेंचुरी में हम जी रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे मुझे लगता है कि चीज़ें इतनी अर्ली अडॉप्टिव हो गई हैं कि इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता।
लेकिन अगर कोई मास्टरबेट कर रहा है, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन स्पर्म का हमारा 13-14 साल में स्टार्ट हो जाता है। एक मास्टरबेट की कौन सी एज है यूथ को, क्योंकि इस चीज में बहुत यूथ ने अपनी लाइफ बर्बाद कर रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि एक करेक्ट एज क्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से जो करेक्ट एज होनी चाहिए वो आफ्टर 17 होनी चाहिए। और कितने दिन में कितनी बार करनी चाहिए? दिन में एक बार ही वो करें, और वो भी वीक में। मैं बताता हूँ, मैं दिन में भी नहीं कहता कि दिन में डेली करो। बिकॉज कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे, भाई तूने तो डेली बोल दिया। अब मुझे ऐसा लगता है, भाई हाँ, कर रहे हो यार, सब कर रहे हैं, सब सबको पता है, लेकिन उस चीज को आप कंपल्सिव के बजाय आप उसको थोड़ा सा हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है ना, नहीं तो कल एग्जैक्ट को इनफर्टिलिटी का पार्ट आप भी बनोगे। क्योंकि 2000 एक स्टडी अभी हुई थी डब्ल्यूएचओ की 2045 में, ठीक है, स्पर्म काउंट को जीरो कर दिया गया है। तो वो कंपल्सिव मास्टरबेट करने से है। देखो, उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। देखो, अब आप एक चीज़ समझो कि मास्टरबेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प जो करता है वो क्या करता है, आपके स्पर्म और प्रोस्टेट ग्लैंड दो, हम्म मतलब एक टेस्टिकल्स और एक प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों का एक जगह मिक्सचर होता है, वो जाकर इजैकुलेट होता है और वो सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि अगर मैं इसकी कंपल्शन बात करूं या चाहे मैं इसकी चीज़ों का नॉर्मल रूटीन की बात हम्म करूं, तो बेसिकली हमारे कहीं पे भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि कोई चीज़ गलत है या कोई चीज़ राइट है। जैसे आपने बात करी कि हमारे ब्रह्म उसमें मेंशन किया हुआ है कि ये चीज़ गलत है या सिन है, पाप है। तो मैं कहता हूँ कि देखो, आज की जो जनरेशन है, अप्रॉक्सीमेटली आज की जो जनरेशन है वो 21 सेंचुरी से हो चुकी है। जेंसी गई है, जेंसी चल रही है मेरे ख्याल से, जो अब अभी जो तो एक और आया था ना, हाँ, अल्फ़ा आया है, अल्फा, हाँ। अल्फ़ा आया है। अभी जेंसी जनरेशन चल रही है जो अब इस एज में है। अल्फ़ा तो हम्म अभी चलो छोटी है, जनरेशन जो है जेंसी जो जनरेशन है वो अभी चल रही है। अब जनरी जो जेंसी जनरेशन है वो बेसिकली अप टू डेट ज़्यादा है, हम्म क्योंकि एट हमारे टाइम पे हमारे पास फ़ोन की अवेलेबिलिटी कितनी होती थी? कम। आज की डेट में कितने सोर्सेज़ होते थे जो हमें ज्ञान दे मिलते थे? कम। हम्म तो आज की डेट में क्या उनके पास एक तरीके से भंडार है ज्ञान का, जो वो लेना चाहता है। हम्म अब उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं। नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। अब कोई कहता है कि रोज़ मास्टरबेट करो, वो भी सही है। कोई कहता है कि बिल्कुल मास्टरबेट करो, वो भी गलत सही है। तो आपकी चॉइस होती है कि आप किसको पकड़ते हो। आपने उसका पकड़ लिया कि आपने डेली की मास्टरबेशन आपने पकड़ लिया, आपने उसको राइट कह दिया। बट एग्ज़ैक्टली अगर मैं आज बात करूँ तो हमारे हर 3 दिन में स्पर्म काउंट बनते हैं। तभी अगर आप सीमन एनालिसिस का टेस्ट कराने जाओगे, तो आप हर 3 दिन में अपना जो टेस्ट है वो रिवाइंड करवा सकते हो, दोबारा करवा सकते हो। क्योंकि वो खुद आपको जो लैब है वो भी ये कहेगा कि 3 या 4 दिन के बाद आना नए हम्म। टेस्ट करवाने के लिए, अगर आप पुराना फेल हो गया हो तो। तो ये बेसिकली आप बता रहे हो स्पर्म जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन है, रीजनरेशन जो है, रीजनरेशन, ओके। रीजनरेशन है। तो बेसिकली रीजनरेशन के टाइम पीरियड को आप पकड़ो। वो कहता है कि वीक में 2 बार ही आपके पास टाइम आता है, 3-3 दिन का। तो आप उस टाइम आपके डेड स्पर्म काउंट वैसे भी एक्सपेल होने, आज नहीं तो कल होने, नाइट फॉल में। वो चाहे 28 दिन में हो, चाहे वो 30 दिन में हो। डेड स्पर्म काउंट तो होने होने तो हैं। उनको खराब होने से उन्हें पहले है कि मास्टरबेट कर रहे हो? मास्टरबेट कर दो। मतलब रादर देन आप उसको 30 दिन का रखते हो, जिससे आपको खुद ही मास्टर मतलब नाइट फॉल होगा। हम्म इवन आपके साथ इश्यूज़ आएँगे, रात को वेट ड्रीम्स आएँगे और आप इजैकुलेट हो जाएगा। उससे बेटर, बचने से बेटर है कि आपने खुद मास्टरबेट कर दिया 3 से 4 दिन के अंदर, तो क्या है, बुरा किया। ये डेड भी तो सही वैसे ही है, है, हाँ, ये भी सही है। डेड तो वैसे ही है। हम्म तो जब वो डेड हो रहे हैं, तो डेड निकल रहे हैं मास्टरबेशन से और आप उससे स्ट्रेस फ्री भी हो रहे हो, तो क्या बुरी चीज़ है? कि जिसके पास पार्टनर नहीं है, जिसके पास पार्टनर है उसके लिए तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो जिसके पास पार्टनर नहीं है वो मास्टरबेशन तो नॉर्मल 3 या 4 दिन में कर ही सकता है, अच्छा, कोई इश्यू नहीं एक है। एक प्रॉब्लम और बढ़ रही है कि जिसके पास पार्टनर भी है ना, हुँ। वो फिजिकल सेक्स में या फिजिकल इंटीमेसी में उतना इंटरेस्टेड नहीं हो रहा, या उसकी सेक्स लाइफ इतनी खराब हो चुकी कि उसको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो मास्टरबेट करके ही होता है। इसके पीछे का कुछ लॉजिक समझ आता है आपको? बिल्कुल है, इसमें साइकोलॉजिकल आ जाता है। अब मान के चलना, अगर मैं आपको एक सेट ऑफ एरिया में बिठाता हूँ, ठीक है? और उस सेट ऑफ एरिया को आप अज़्यूम करके रोज़ मास्टरबेट कर रहे हो, या हम्म 3 बारी या 4 बारी करता हूँ, या मैं अपने अपने आप को ले लेता हूँ। आपको भी नहीं लेता, मैं अपने आप को ले लेता हूँ। मैंने एक सपोज़ करो मैं पॉर्न देख रहा हूँ और मैं सेम पॉर्न को देखकर ही मास्टरबेट कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे। हम्म अब मैं उसको देखे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। अब वो मेरे को पॉर्न का एक जो सिलेक्शन पॉइंट है, वो मैं उसी सेम टाइप की ही पॉर्न्स को रिवाइज़ करके किसी न किसी और तरीके से वैसे ही पॉर्न को देख रहा हूँ। हम्म ठीक है? अब तो बहुत सारे उसमें वो भी आते हैं। ठीक है? अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपना पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर सेक्स को या इंटीमेसी को लेकर उसके आस-पास घुमाना चालू कर दिया, अपने साइकी को लेकर। हम्म ठीक है? अब जब मेरी बारी आई इंटरकोर्स की,
इंटरकोर्स ज़रूरी नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा मिले मेरे को। हुँ, जब इंटरकोर्स की बारी आई तो मेरे साथ वो कॉम्प्लिकेशंस आ गई कि मेरे को वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा जो एग्ज़ैक्टली मैं मास्टरबेशन के वक़्त एज़्यूम करके करता था। ओके। तो जब मैं इंटरकोर्स करने गया, तो मेरे को वो दिक्कत आनी चालू हो गई कि मेरे को एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो यहाँ पर मेरे को क्या हुआ, पहले तो हुआ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कि मेरा वैसे नॉर्मल है मास्टरबेशन के टाइम इरेक्टाइल हो रहा है, और जब इंटरकोर्स करने जा रहा हूँ, तो इरेक्टाइल ही नहीं हो रहा क्योंकि मेरे को वो चीज़ें अपने आस-पास मिल ही नहीं रही। तो वहाँ पर हुँ, ईडी हो गया। फिर दूसरा क्या हुआ कि वहाँ पर उसको वो फ़ील आ ही नहीं रही, जो एग्ज़ैक्टली वो मास्टरबेशन में ले लेता था। अब मान के चलो मास्टरबेशन में उसने एक एनवायरनमेंट बना रखा है, एक फैंटेसी वर्ल्ड बना रखी है और फैंटेसी वर्ल्ड वो मिल ही नहीं रही, जिससे वो उसको हेल्प करे कि वो उस एरिया में पहुँचे या उस जगह पे पहुँचे जहाँ पर वो सैटिस्फाई कर रहा हो अपने सेक्स को लेकर या अपने इंटरकोर्स को लेके। वो वाला पीक आया नहीं, तो उसमें क्या हुआ कि उसने मास्टरबेशन बाहर करना बेटर समझा रादर देन इंटरकोर्स। ये एक कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, जिसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। मतलब आपने एज़्यूम कर रखा है बहुत सारी दुनिया को कि ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। जब इंटरकोर्स की बारी आई, तब वो सेक्स नहीं निकला। सेकंड क्या होता है बेसिकली अगर मैं इसको एक साइकोलॉजिकल से समझाऊँ, तो हुँ, दूसरे एक तरीका होता है जिसको हम समझते हैं कि जहाँ पर मास्टरबेशन के बाद हम बहुत अलग कॉम्प्लिकेशंस में फँसते हैं। जैसे कि हो गया मेरे को जो पार्टनर मिला या इंटरकोर्स के लिए पार्टनर मिला वो अनहाइजीनिक है। हाइजीन मेंटेन ही नहीं कर रहा। ठीक है, जब हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा और मैंने जो जिस तरीके से सोचा था उस तरीके से वो नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर क्या होता है कि मेरे को डिस्कम्फर्ट होगा। तो वहाँ पर भी यही सेम चीज़ आती है कि मेरा ब्रेन मुझसे कह रहा है कि करना है, वहाँ पर मैं हड़बड़ा जाऊँगा। पेशेंट कहेगा हुँ, कि मैं हड़बड़ा जाता हूँ, थोड़ा-सा हिचकिचाहट होती है कि इंटरकोर्स नहीं होगा क्योंकि मेरे को गंदी जगह लग रही है। तो एक वो वाली जगह भी हो जाती है कि जहाँ पर हम अनहाइजीनिक होने की वजह से वो मेल फीमेल दोनों को हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मेल को ही होगा, फीमेल को भी हो सकता है वो प्रॉब्लम कि वो अनहाइजीनिक समझ के वो ना करे। तो ये बेसिकली कुछ सेक्सुअल इंटिमेसी में ये कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मल हैं कि जहाँ पर हम अपना फैंटेसी वर्ल्ड बनाकर जाते हैं और फैंटेसी वर्ल्ड अगर ना मिले तो प्रॉब्लम, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस मिले तो प्रॉब्लम। जैसे कि कभी-कभार क्या होता है, पेशेंट इंटरकोर्स करने गया, अब वो नॉर्मल इंटरकोर्स एज़्यूम करता था कि ऐसा होता है, वैसा होता है। उसने एक अपने अंदर बहुत बना रखी है कि इस तरीके से किया जाता है या ऐसे किया जाता है। तो उसको वो वैसी चीज़ नहीं मिली, तो भी ये प्रॉब्लम आती है कि हुँ, मतलब मान लो कि अ, सोच के गया था कि भैया मैं कोई भी स्टाइल करूँगा या कुछ भी पैटर्न में करूँगा, बट वो चीज़ उसको मिली नहीं। क्या पता फीमेल ने ही मना कर दिया, तो वहाँ पर भी उसका मोरल डाउन हो जाता है कि उसको वो चीज़ एनवायरनमेंट ही नहीं मिला। तो वो मोरल डाउन होने की वजह से उसका स्कैटर हो जाता है बोला इंटीमेसी वाला मेथड। अब कुछ होता है कि पास्ट में किसी को हिस्ट्री में टोंट मिला हो, यार तू बेकार है, तेरे से तो कुछ होगा नहीं। पास नहीं सिनेरियो है, ये चल रहा है आज की डेट में। ये एक नॉर्मल चीज़ है ना कि हुँ, मतलब पास्ट में या किसी के भी पास में कुछ ऐसा बोला गया, हुँ, उसने उस चीज़ को अपने दिल और ज़हन में ऐसा बिठा लिया हो, जिसकी वजह से उससे बाकी वाले जो परफ़ॉर्मेंस है, वो ही नहीं हो रही। तो ये एक दिक्कत है। ट्रू। तो ये मेजर है जहाँ पर हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो अलग-अलग साइकी का है। और जब उसकी साइकी ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर उसको आदत पड़ गई है वैसे एनवायरनमेंट की और फिर उसके बाद उसको वो चीज़ मिलती भी है, तो वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाता और वो उसके अंदर घुस के रह जाता है कि भैया ये जगह मेरे बस से बाहर चली गई है। आप मैं एक स्टडी और पढ़ रहा था कि जहाँ पे ना आई थिंक सेक्स लाइफ को थोड़ा फैंटेसी थोड़ा हैपनिंग बनाने के लिए कपल्स वॉचिंग पोर्न, ठीक है, विदाउट पोर्न वो इंटीमेट ही नहीं हो पाते, ठीक है। एक ये भी कहीं ना कहीं बड़ा आपको लगता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं या आपकी साइकोलॉजी इतनी इंटेलेक्चुअल हो चुकी है कि आपको हर चीज़ अरोज करने के लिए आपको कुछ देखना है। आप एक चीज़ समझो, देखो मैं हम यहाँ पर जब क्लिनिक पे होते हैं, प्रैक्टिस पे होते हैं, तो यहाँ पर पेशेंट का टाइप अलग-अलग होता है। साइकोलॉजिकली चीज़ें अलग-अलग होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ़ फीमेल ही कर रही हो, मेल के साथ भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब वो फीमेल बॉडी को देख रहा है या फीमेल बॉडी मेल को देख रही है, तो वहाँ पर वो चीज़ क्रिएट ही नहीं हो पा रही, वो स्पार्क ही नहीं क्रिएट हो पा रहा। क्योंकि क्या होता है कि हम चीज़ों को अलग-अलग तरीके से देखते हैं। देखो चश्मे अनेक हैं, देखने के तरीके भी अलग हैं। अगर मैं इसमें यहाँ पर हेल्प करता हूँ कि अगर किसी को भी इंटीमेसी करने के लिए फ़ोन का सहारा भी लेना पड़ रहा है, तो मैं उसको भी मना नहीं करता।
क्योंकि दैट्स अ पर्सनल चॉइस। क्योंकि अगर मेरी चॉइस है कि मैं उसमें ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि मैं पोर्न देखने के बाद मेरी जो सेक्स लाइफ़ है, वो ज़्यादा अच्छी चल रही है, बेटर चल रही है, तो वो भी ग्रेट है। क्योंकि इंटीमेसी जो रिलेशन है, वो बेसिकली आपका ब्रेन सिग्नल देता है। आप कहीं से अलग से कोई और सिग्नल नहीं मिलता। फ़ील, टच, ब्रेन जाता है, मतलब फ़ील किया, टच किया, देन उसके बाद वो फ़ील करने के बाद आपका ब्रेन सिग्नल देता है, तब इरेक्टाइल होता है। अगर फिज़ियोलॉजिकल देखा जाए तो आपको जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा इरेक्टाइल होने के लिए, तो वो इरेक्टाइल भी नहीं होगा। जब तक आपको वो फ़ील नहीं आएगी कि भैया मेरे को इंटीमेसी किस वे में करनी है, कैसे करनी है, तो वो इरेक्टाइल भी नहीं होगा। अब कोई भी एक नॉर्मल जो अब आज की डेट में ग्रुप है, अगर मैं आज एजिंग की भी बात करूँ, 35 के बाद हम वैसे भी थोड़े स्लो डाउन होते हैं। जैसे हम 18 में थे वैसे 28 में नहीं है। 28 में जैसे हैं वैसे 38 में नहीं होंगे। हमारा ये वाला जो पीरियड होता है सेक्स लाइफ वाला, ये भी धीरे-धीरे करके छूटता है या कम होता है। अब जैसे मान लीजिए पहले इरेक्टाइल हम नॉर्मल, जैसे अगर किसी की अर्ली मैरिज होती है, वो 22-24 में डेली इंटरकोर्स कर सकता है। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, जैसे ही 30 की लाइन में धीरे धीरे आता है, वो महीने का हो जाता है या हफ्ते का हो जाता है। फिर हफ्ते से वो महीने का हो जाता है, महीने से फिर वो कभी 2-3 महीने में एक बार ही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई दोनों में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या कोई भी ऐसी है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप रोज रोज वही काम कर रहे हो। ठीक है, आप डेली अगर आप गाड़ी भी चला रहे हो तो एक हद पे जाकर आप कहोगे कि आज गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ठीक है ना? तो हम हर चीज़ से बोर होने वाली पर्सनैलिटी हैं। ह्यूमन्स हर चीज़ में बोर होती है। और उसके पीछे का क्या रीज़न समझ आता है? बिकॉज़ ये तो होगी एजिंग वाली बात। नहीं, बोरिंग तो देखो, कुछ कुछ एजिंग बताइए, एजिंग की मैं बताइए। बता देता हूँ। देखो, हाँ। एक सिंपल सी चीज़ समझो आप रोज़ एक टाइप की दाल नहीं खा सकते। आप रोज़ एक टाइप का खाना नहीं खा सकते। आपको भी वैरायटी चाहिए। तो जब मैं पोर्न देखकर भी इंटरकोर्स कर लेता हूँ, तो मेरे लिए वो एक नया वैरायटी एरिया बन जाता है। बट वैसे कपल को पोर्न देख के इंटीमेसी करनी चाहिए, लाइक मतलब करनी इसमें? चाहिए। ओके, मेरे हिसाब से कोई रॉन्ग नहीं है। ओके। अगर कपल देख रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो अपनी सेक्स लाइफ़ को थोड़ा एनहांस ही कर रहा है, रादर देन उसको डिक्रीज़ करने के लिए। और उसके पीछे क्या लॉजिक समझ आता है कि आज की डेट में मेंस की जो सेक्सुअल लाइफ है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है? मेंस की क्या, वुमेन्स की भी सेम है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ कि हम एजिंग हमारे साथ है, तो फीमेल के साथ भी एजिंग है। हम्म। अगर कुछ टाइम, अब देखो, हम नॉर्मल सी एज है कि हम फिर भी थोड़ा लंबा चल जाते हैं। हमारे को थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएगी तो 60-65 में आएंगी। बट आज की डेट में तो 45 में फीमेल बॉडीज़ को आनी चालू हो जाती है। ठीक है, तो उनका बेसिकली हार्मोनल चेंजेस होने चालू हो जाते हैं बॉडी में। तो वहाँ पर तो एक अलग है कि मेनोपॉज़ जल्दी हो गया आज की डेट में। पहले मेनोपॉज़ होता था लेट, अब आज की डेट में 45 में, 40 में मिल जाता है मेनोपॉज़। तो ये नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस है। एजिंग जल्दी आए, लेट आए, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड है। आपके पास जो पेशेंट आते हैं, कोई केस स्टडी शेयर करोगे कि मतलब नाम मैं किसी का नहीं चाहता आप लोग, कि इस तरीके के पेशेंट आते हैं जो डायग्नोस होते हैं? देखो, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो अलग-अलग होते हैं। जैसे निल स्पर्म काउंट के पेशेंट्स हो गए, या ओलिगोस्पर्मिया के स्पर्म काउंट लो के पेशेंट्स हो गए। इसके साथ-साथ वेरिकोसिल के पेशेंट्स मेरे पास ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन और पीएमई या फिर नाइट फॉल या प्री कम जैसी प्रॉब्लम्स एक जनरल है। मतलब वो आज की डेट में नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अब अगर मैं वैसे भी जनरल बात हम्म। करूँ, कि अगर मैं कपल की भी बात करूँ, हम्म। एक एक जो कपल आए थे, उनके साथ अगर मैं इंटीमेसी की बात करूँ, तो वहाँ पर बंदे को जो एक एज एन ह्यूमन मेल बॉडी थी, उसको एरेक्टाइल ढंग से हो रहा। उसके वो मास्टरबेशन के टाइम एरेक्टाइल बहुत सही से करता था, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी। जब उसकी बारी आती थी इंटरकोर्स करने की, तो वो घबरा जाता था। वो मेल बॉडी घबरा जाती थी। हम्म। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ उसी के साथ होता है, बहुतों के साथ ये कॉम्प्लिकेशन वो होती है। परफॉर्मेंस प्रेशर वाली बात तो नहीं है? एग्ज़ैक्टली, हाँ। परफॉर्मेंस प्रेशर ये नॉर्मल है कि होती है। हम्म। जिसने पहले इंटरकोर्स नहीं किया हुआ और आफ्टर मैरिज उसको परफॉर्मेंस देनी पड़े, और वो खुद से ही खुद पे क्वेश्चन मार्क खड़े करके पहले से बैठा होता है कि मेरी परफॉर्मेंस क्या जाएगी, तब तक वो उसको वो प्रॉब्लम आएगी आएगी। क्योंकि वो पहले ही जज करना चालू कर देता है कि मेरी परफॉर्मेंस तो ख़राब ही होनी है, रादर देन वो उसकी पहली परफॉर्मेंस कैसी भी गई हो, चाहे वो गंदी गई हो, बुरी गई हो। अगर उसकी पहली परफॉर्मेंस बिल्कुल गंदी गई है, तो उसके बाद की जितनी परफॉर्मेंस है वो गंदी ही देगा। जैसे कि प्लेयर के साथ होता है, डक पे आउट होता है तो बार बार डक पे ही आउट होता है। वैसे ये हाँ। ह्यूमन साइकोलॉजी भी सेम यही है, कि अगर आप एक बारी गड्ढे में गिर गए ना, तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा मैं गड्ढे में ही गिरूंगा।
अच्छा, परफॉर्मेंस कितने मिनट की होनी चाहिए वैसे? लाइक कितना, क्या टाइम ड्यूरेशन है एज़ पर डॉक्टर के हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से देखो, जो एरेक्शन होने के बाद इंटरकोर्स जब होना स्टार्ट होता है, तो मेरे हिसाब से 10 मिनट भी एनफ होती ओके। है। ऐसा नहीं है कि आपको आधा घंटा करना है या 15 मिनट करना है। बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए कि आपकी मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, ठीक है, या जैसे बोलो वो कितने कंपैटिबल है। हुँ। ठीक है, यहाँ पर कंपैटिबिलिटी भी होती है। मान के चलो कि फीमेल बॉडी का थोड़ा टाइम स्पेन ज़्यादा है, मेल बॉडी का टाइम स्पेन थोड़ा कम है, या फिर मेल बॉडी का थोड़ा ज़्यादा है, फीमेल का बॉडी का कम है, तो वहाँ पर वो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग हो जाती है। जहाँ पर आपको कंपैटिबिलिटी है, तो यहाँ पर कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। अगर कोई भी ऐसा है, वहाँ पर अपनी पार्टनर से कम्युनिकेट करे कि भैया सही चल रहा है या नहीं चल रहा। हुँ। क्योंकि पूछो, अगर फीमेल अच्छी है, वो आपको गाइड कर देगी, बता भी देगी कि भैया यहाँ पर मैं अनसेटिस्फाइड रहती हूँ, तो थोड़ा सा हम वहाँ पर कुछ और कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके सेक्स रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनेंगे, और बहुत बढ़िया बनेंगे कम्युनिकेशन के बाद। क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पर मेरे को स्टार्ट होना है और कहाँ पर मेरे को कहाँ रुकना है, फिर उसका फिर स्टार्ट करना है। हम मान के पेशेंट पे आ जाते हैं हम वापस से। हाँ, हाँ, हम इसको लंबा खींच रहे थे हम। लंबा खींच देते हैं। चलो, पेशेंट जहाँ पर है वो रिकवर करना जो होता है वो थोड़ा सा बेटर तरीके से हो जाता है जब उसकी परफॉर्मेंस पहले अच्छी चली जाए, या फिर कोई भी उसकी बाद वाली भी परफॉर्मेंस अच्छी चली है। तो परफॉर्मेंस जो है वो आपकी पहली परफॉर्मेंस या दूसरी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। अगर वहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर जैसे टडालाफिल या सल्डेनाफिल जैसे ड्रग्स भी हैं, और अगर इसकी हेल्प लेकर भी अगर आपको लगता है कि मेरा एक अच्छा चला जाएगा, बिना घबराए बिना डरे मैं उसको इंटरकोर्स को फाइनल स्टेज पे खड़ा कर दूंगा, तो उसके बाद की जितनी भी परफॉर्मेंस होंगी वो आपकी शायद बेटर जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप एक बारी विन कंडीशन में चले गए ना, उसके बाद आपकी हर कंडीशन विन विन ही रहेगी, या समझ लो कभी स्लो कभी डाउन, बट वो ऐसा नहीं जाएगा जैसे अभी जा रही है, जहाँ पर आपको फियर है, डर है। फर्स्ट प्रैक्टिस या जैसे मैं बोलूँ कि इंटरकोर्स करने में मेरे को डर लग रहा है, तो वो वाली चीज़ें नहीं ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ पर वो वाली चीज़ें आ जाएंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ आप परफॉर्म कर करेक्ट। पाएंगे। ओके, मैं थोड़ा-सा ना पीछे जाता हूँ जहाँ पे हम उसकी लो स्पर्म क्वालिटी की बात करते हैं, लाइक मैच्योर और अनहेल्दी स्पर्म, ठीक है? या कुछ लोगों का स्पर्म काउंट बन ही नहीं रहा है, ठीक है? उसके पीछे क्या आपको लॉजिक समझ आता है? देखो, जहाँ पर स्पर्म बन नहीं रहा वहाँ पर 3 दिक्कतें मेजर होती हैं। हुँ। जैसे फर्स्ट जो मेजर मिलती है वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस ज़्यादा मिलते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में क्या होता है कि हमारे पास 2 सोर्सेज़ हैं हमारे सीमन को, या जैसे मैं बोलूँ कि हमारे स्पर्म को बाहर निकालने के। हुँ। ठीक है, सोर्सेज़ क्या है, मतलब कि एक प्रोस्टेट ग्लैंड है जो आपको सीमन बना रहा है, सीमन प्रोड्यूस कर रहा है। टेस्टिस जो है वो आपको स्पर्म बना कर दे रहे हैं। दोनों जाकर एक जगह मिलते हैं सेमिनल वेसिकल्स में, फिर उसके बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर होते हुए निकल के पेनिस से बाहर एग्जिट करते हैं। अब मान के चलो कि स्पर्म बनाने वाली जो पाइपें ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो इजैकुलेटरी डक्ट या सेमिनल वेसिकल्स में जा रही हैं, तो वहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं रुकावट हो गई। मे बी शायद वो कोई सिस्ट भी हो सकती है, या फिर वास डिफेंसा के अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया, जो मेजर एक पार्ट है जो कैरियर है एक तरीके से। कुछ भी ऐसा कुछ इशू होता है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन के केस में नील स्पर्म काउंट आपकी रिपोर्ट शो कर देगा। तो यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्शन का केस है कि स्पर्म को जगह ही नहीं मिल रही बाहर निकलने की, जिसकी वजह से सीमेन तो बाहर आ रहा है बट उसके साथ स्पर्म नहीं आ रहे। और एक बारी में ह्यूमन बॉडी कितना स्पर्म काउंट करती है? मतलब कितना बनाती है? कोई उसकी वो है, कोई नंबर्स है? कोई नंबर लिमिटेशन नहीं है, जैसे मैंने अभी WHO का बताया था कि हुँ। 15 मिलियन होने चाहिए पर ml। ओके। ठीक है, ये एक नॉर्मल है जो होना चाहिए WHO के हिसाब हुँ, से। हुँ। जैसे पहले होता था 50 मिलियन हो बोला जाता था। ये हो गया एक ऑब्स्ट्रक्शन का केस जो मैं आपको बता रहा था कि इतना ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो वो सीमेन बाहर निकलेगा बट आपका स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। और उससे फिर कंसीव भी नहीं हो पाएगा। उससे कंसीव भी नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पर्म ही नहीं है तो हुँ, कंसीव कैसे हुँ। करेगा। जैसे कि आपके व्यूअर कहते होंगे जब स्पर्म बन ही नहीं रहे तो बाहर कैसे निकलेंगे, रुक गए तो अंदर तो बाहर कैसे निकलेंगे। क्योंकि कुछ कुछ ना कपल्स का ये भी है कि हमारा इंटीमेसी सही जाता है, ठीक है? और सीमेन रिड्यूस भी होता है, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो उसके पीछे मेजर ये रीज़न लगते हैं आपको? नहीं नहीं, ये रीज़न अलग है, वो रीज़न अलग है। ओके। ठीक है, जैसे इसमें तो एक ये है कि अगर मैंने बात करूं कि जो एजोस्पर्म है नील स्पर्म काउंट है, उसकी एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी होती है हाइपोगोनाइटिज्म की, जिसमें हमारा ब्रेन हमको सिग्नल ही नहीं दे पा रहा ढंग से कि जिसकी वजह से हमारे स्पर्म प्रोड्यूस हो। हुँ। हमारी बॉडी में FSH जो हॉर्मोन्स है उनको की क्वांटिटी बढ़ा देगा, FSH LH की। तो उससे क्या होगा,
एफएसएस और एलएच की जब क्वांटिटी हमारी बॉडी में बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे कि जो मदद करनी चाहिए उसको, जो उसको सपोर्ट देना चाहिए था स्पर्म बनाने के लिए, वो नहीं बनाती। तो वहाँ पर वो दिक्कत आ जाती है। वहाँ पर हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा ढंग से, या पिट्यूटरी ग्लैंड हमको ढंग से सिग्नल नहीं भेज पा रहा, जिसकी वजह से हमें स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है। थर्ड आती है अनडिसेंडेड टेस्टिस की, जो बेसिकली टेस्टिस ही नहीं डिसेंड हुए हैं, मतलब तैयार ही नहीं हुए, तो वहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसी में आ जाती है मैचुरेशन अरेस्ट का केस, जहाँ पर हमारा स्पर्म की साइकिल है एक तरीके की, जिसमें जर्म सेल और आपके स्टेम सेल और सर्टोली सेल्स, ये सारी एक चेन सिस्टम होता है जहाँ पर वो डिवीज़न फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो ये डिवीज़न अगर ढंग से नहीं हो पा रही और लास्ट में हमें स्पर्मेटोज़ोआ नहीं मिल रहा, तो हमको बेसिकली दिक्कत आएगी, हमारे स्पर्म ना बनने की शिकायतें वहाँ पे मिलेंगी। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें जो मेजर होती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट को नील स्पर्म काउंट आता है। अब इसी में मैं बता देता हूँ, यहाँ पर पेशेंट्स रिकवर भी होते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, उनके केसेस में जो होते हैं वो रिकवर बहुत जल्दी होते हैं। उनके मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मैंने अपने टेस्टिमोनियल भी बना रखे हैं, स्पेशली जो वहाँ पर नील स्पर्म काउंट वालों को होप नहीं होती है कि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता मेरा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स यही कह देते हैं आईवीएफ करवा लो, डोनर ले लो, या कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं वो बेसिकली। तो वहाँ पर वो एक तो पहले तो अपनी होप खो देते हैं, फिर वो जैसे तैसे अपनी बॉडी को रेडी करते हैं, अपने माइंड को मेकअप करते हैं कि अब हमें डोनर की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डोनर की रिक्वायरमेंट है, लो, मना नहीं है उस चीज़ को, बट एक बारी ज़रूर आप आयुर्वेद या ऑल्टरनेट मेडिसिन्स का ज़रूर दो पकड़ो, सपोर्ट लो। अगर 3 महीने या 4 महीने लगते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल को बिल्कुल से रीजनरेट करना है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, तो इंटरनली हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के ऊपर ही बात कर सकते हैं, या टेस्ट है तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो हम तब भी तक नहीं बता सकते जब तक हमारे पास भी रिपोर्ट नहीं है। मैं ना आपके उसी पे एक बार कुछ कमेंट्स आए थे, मैं उनको भी रीड कर रहा था। कुछ लोगों का ये भी कहना है या मानना है कि शादी के तुरंत बाद आपको बच्चा कर लेना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप 3 या 4 साल का गैप कर देते हो तो कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। उसके पीछे क्या रीज़न लगता है आपको? देखो, मैं सिंपल सी बात समझता हूँ, शादी के बाद तुरंत बच्चा कोई मैंडेटरी नहीं है, हुँ, कोई उसका कोई मेन कॉज नहीं है। अगर आपकी एजिंग पास ऑन हो रही है, मतलब मान के चलो आपने एज शादी 30 साल में करी या 29 साल में करी, तब तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप थोड़ा प्लान करो जल्दी कंसीव करने का, क्योंकि विद एज फीमेल बॉडी या मेल बॉडी दोनों में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। रही बात, अगर आप 22, 24, 25 में करो तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, आप 3 साल बाद करो बच्चा या 4 साल बाद करो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। हुँ, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास एक, अगर मैं राइट टाइम की बात करूँ, तो एक 28-29 एक राइट टाइम होता है जहाँ पर कंसीव होने के चांसेस तब तक सही चल रहे होते हैं। जैसे-जैसे हमारी एजिंग बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारी बॉडी भी वीक होती है, और वीक होने की वजह से हमारी बॉडी में एसिमिलेशन जो होता है, वो भी कम होता है। जैसे कि हमारा फूड हो गया, वो एसिमिलेट तो होना ही है, तभी हमें रिवर्ट बैक देगा। जैसे कि मान लो, जैसे हम बचपन में एनर्जेटिक रहते थे, हम धीरे-धीरे एज के साथ एनर्जेटिक नहीं रहते। ट्रू। ट्रू? क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है? खाना तो इतना ही खा रहे हो आप, हुँ, खाने में तो कोई चेंजेस नहीं करे। क्यों, ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे रीज़न है कि बॉडी इतना एसिमिलेशन ले ही नहीं रही है, इतना आपको बॉडी को एनर्जी दे ही नहीं पा रही है। नहीं तो जो एनर्जी हमारी बचपन में थी, वही एनर्जी अभी तक रहनी चाहिए थी। राइट। तो एनर्जी क्यों धीरे-धीरे कम हो रही है? उसके पीछे रीज़न है बॉडी एक्सेप्ट धीरे-धीरे कम करना चालू कर देती है। कुछ लोगों का मिथ ये भी है कि अगर हेल्दी स्पर्म है तो लड़का होगा, अनहेल्दी स्पर्म है तो लड़की होगी। ये मिथ है? बिल्कुल मिथ्या है, वो कौन ऐसी बातें करता है, तो पहले ये तो समझने की बात है। हुँ, हेल्दी स्पर्म और अनहेल्दी स्पर्म से कोई लेना नहीं। अनहेल्दी स्पर्म है तो बच्चा या बेटी कुछ नहीं होगा, सिंपल और क्लियर सी बात है। हेल्दी स्पर्म है तभी बेटा भी होगा, बेटी भी होगी। मैं तो कहूँगा बेटी होए, जो कि ये सोचता है कि बेटा होगा या बेटी होगी, जो भी है, बट मैं तो कहता हूँ कि बेटा बेटी दोनों ही हेल्दी स्पर्म से ही होंगे, अनहेल्दी स्पर्म से नहीं होंगे। ट्रू। अच्छा, एक चीज़ और बताओ मेरे को, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कितना इफ़ेक्ट करता है आपके स्पर्म को? बहुत बहुत इफेक्ट डालता है। और उससे कंसीव करने में क्या प्रॉब्लम आती है, ये भी आप बताना। चलो मैं आपको थोड़ा सा ना सिस्टम समझाता हूँ। हुँ, देखो, हमारे बॉडी में सारी चीज़ें एसिमुलेट करवाने में एक ही चीज़ हेल्प करती है, वो है लीवर। अगर लीवर में अगर हमारे लेवल्स ऊपर हैं, एसजीपीटी एसजीओटी लेवल बढ़े हुए हैं, या कुछ भी ऐसा लीवर के साथ कुछ भी चल रहा है, या फैटी लीवर भी है,
तो वो क्या करेगा, आपकी जो भी चीज़ें आप खाते हैं उसकी एसिमिलेशन कम से कम लगाने की कोशिश करेगा बॉडी में, क्योंकि वो इतना उसमें से एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, लीवर से हैम्पर होती है। तो अगर लीवर मेरा परफेक्ट चल रहा है ना, तो मेरी सारी चीज़ें नॉर्मल अच्छी कंडीशन में चलेंगी। अब क्या होता है कि हमको स्पर्म में सबसे पहले चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो 3 या 4 चीज़ें बहुत मस्ट है। जैसे कि आपके प्रोटीन के डेरिवेटिव्स, प्रोटीन रिक्वायरमेंट है स्पर्म, क्योंकि बना ही प्रोटीन से हुआ है। दूसरा ज़िंक, ज़िंक की जो टैबलेट्स वगैरह। टैबलेट्स हो गई या कुछ भी, आप चाहे आप एग वेग से भी इनटेक करो, किसी से भी करो, ज़िंक की रिक्वायरमेंट बहुत होती है जिसमें हमारी स्पर्म की प्रोडक्शन बढ़े। लीवर में भी सपोर्ट करता है ज़िंक। थर्ड जो वन होता है वो होता है हमारे पास आपका सेलेनियम। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे स्पर्म के लिए मस्ट है, मतलब मस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है विटामिन डी और एक आती है B12। ठीक है, ये 5 एलिमेंट एक ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है स्पर्म को बढ़ाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी अल्कोहल लेने की दिक्कत से, तो सबसे पहले वो हैम्पर किसको करेगा? लीवर को। लीवर को, राइट। लीवर हैम्पर होगा तो वो आपकी बॉडी में एसिमुलेशन कम करेगा। जब आपकी बॉडी में वो इन सारी चीज़ों की एसिमुलेशन कम करेगा तो वो आपको रिवर्ट में क्या देगा? स्पर्म प्रोडक्शन कम। कम कम करेगा। एग्जैक्टली, राइट। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब करते हैं स्मोकिंग की बात। स्मोकिंग हमें देता है निकोटिन, हमारे ब्लड स्ट्रीम में निकोटिन चलती है, ट्रैवल करती है, तभी हमें वो फील आता है कि निकोटिन से हम एक्टिव फील कर रहे हैं या जो भी है, मतलब जो भी जैसा भी नशा है। तो निकोटिन जो है वो बेसिकली आपकी बॉडी में कुछ चीज़ों को बढ़ाता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जब निकोटिन बॉडी में जाता है तो वो आपको स्ट्रेस कम ना करते हुए बढ़ाता है, बॉडी का स्ट्रेस। जब बॉडी का स्ट्रेस बढ़ता है या बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो उसको रिकवर करने के लिए बॉडी उसको हेल्प करती है रादर देन आपके स्पर्म प्रोडक्शन में। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जो स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो 7th स्टेज पे है, हमारे सबसे लास्ट स्टेज पड़ता है वो, मतलब कि मान लीजिए कि आखिरी स्टेज है जहाँ पर उसको न्यूट्रिशन देकर उससे काम करवाना है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ खराब होती है तो पहले बॉडी उसको रिपेयर करना कोशिश करेगी, बाद में स्पर्म प्रोडक्शन पे जाएगी। ओके। तो स्पर्म प्रोडक्शन हमारे लिए सबसे लास्ट एंड है कि अगर उसको सबसे मेजर चीज़, मतलब मान के चलो ब्रेन को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो पहले न्यूट्रिशन ब्रेन को देगी। अगर आपकी बॉडी की फिजिक ज़्यादा है तो आपकी बॉडी को एनरिच करने के लिए देगी। फिर सबसे लास्ट में वो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को देगी। तभी कभी कभार मैं ये भी बोल देता हूँ, जैसे कि जो जिम जाते हैं लोग और बहुत लिफ्टिंग करते हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं नेक्स्ट लेवल की, वो चाहे कुछ भी लगाए, मतलब इंजेक्टेबल्स जो भी लें, उसके साथ साथ उनकी जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है, सीमेन प्रोडक्शन अच्छी होती है उनकी, बट उनकी जो स्पर्म होते हैं वो थोड़े से लैक कर जाते हैं कभी कभी। ओके। तो उसके पीछे रीजन? उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आपकी मसल्स खा रही है, तो जिसकी वजह से वो आपको स्पर्मेट या जैसे मैं बोलूँ सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में कम दिखता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है। ओके, टेल मी 3 फ्रूट्स बताओ जिससे हमारी स्पर्म क्वालिटी बढ़ जाए, देखो हेल्दी अभी स्पर्म हो कुछ जाए। सप्लीमेंट मैंने अभी बताए हैं, इन सप्लीमेंट में बहुत सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं, जैसे कि एग हो गया आपका, फिश हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई और हाई फाइबर फूड हो गया। साथ में मैं बनाना ज़रूर बोलूँगा, बनाना खाना ज़रूरी है। लॉट्स ऑफ आलमंड्स, अखरोट वखरोट, सीड्स, ये सारे लो। इसका बल्कि आप मिल्क बना के पियो, कोई दिक्कत नहीं। और मिल्क भी स्पर्म क्वालिटी अच्छी करता है, ये मिथ है? देखो मिल्क मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा गट मिल्क के लिए बना ही नहीं हुआ। अगर देखा जाए हमारे जो पुरानी जनरेशन थी वो थोड़ी सी ऐसी थी कि फिजिकल वर्कआउट बहुत अच्छा था उनका, नेक्स्ट लेवल फिजिकल वर्कआउट था, खेतों में जाना, हल जोतना, काम करना, सारी चीज़ें मतलब हाथों से ज़्यादा करना, भारी भारी वजन उठाकर जाना। तो अब फिजिकल एक्टिविटी हमारी डेली रूटीन में कितनी है? अगर मान के चलो कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 घंटे की, उसमें भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी मुश्किल से आधे घंटे की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि 15-10 सेकंड का तो हम तब भी रेस्ट ले लेते हैं बीच बीच में, एक सेट्स लेंगे उसका हाँ। रेस्ट लेंगे। तो मेरे हिसाब से जो हमारा वर्कआउट है वो उस हिसाब से नहीं है। उस ज़माने में मिल्क पीने से क्या होता था, उनको स्ट्रेंथ मिल जाती थी क्योंकि उनकी बॉडी इतना कंज्यूम कर पा रही थी। हमारा स्टमक कभी दूध के लिए बना ही नहीं हुआ, गाय भैंस के दूध के लिए, क्योंकि बछड़ा जब होता है और गाय के अंदर 2 पेट होते हैं,
गाय उसको डाइजेस्ट कर लेती है, बछड़ा उसको डाइजेस्ट कर लेता है, बट हमारे पास कोई अलग से पेट नहीं है कि उसको स्टोर करके अलग जगह रख दें। तो इसीलिए भैंस का दूध हो चाहे गाय का दूध हो, उसको मैं एज सच नहीं कहता बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। पहले के ज़माने में हमको ये सारी विटामिन डी, बी 12, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती, क्योंकि ज़्यादातर वेजिटेरियन भी थे लोग, तो उनको सिर्फ एक ही जगह से मिलती थी, दूध से। क्योंकि वो एक तरीके से एनिमल डिराइव था जिसमें विटामिन डी और बी 12 मिल जाता था। जिंक भी कभी जिंक तो नहीं मिलता, बट विटामिन डी बी 12 आपको दूध से मिल जाता था। इसलिए वो दूध में लेते थे और अपना विटामिन डी और बी 12 पूरा कर लेते थे। हुँ, बट आज की डेट में वो चीज़ हम वहाँ से ले ही नहीं पाते। इसीलिए आज की डेट में मिल्क इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है ओके। करंट कंडीशन में। अगर आपके पेरेंट्स के जीन्स अच्छे रहे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, बट अगर नहीं है, अगर आप बड़े लंबे समय से शहरों में रह रहे हो, तो ये मिल्क इंटॉलरेंस की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। जेन ज़ी जनरेशन में तो अभी सही हो गई हाँ, हो गई है, हो गई है। वैसे सर, इतनी बातें करने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि मेल के अंदर भी प्रॉब्लम कम नहीं है। है। नहीं है बिल्कुल। अब सॉरी टू से मतलब कि ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ, हम ऐसा बोल देते हैं कि औरत, ये पुराना रिवाज चलता हुआ कि वो बांझ है। बांझ होने का मेन कारण मेल भी है भाई। पूरा पक्का डन है ये तो, 100%। मैंने एक एक स्टडी और पढ़ी थी कि मोटापा, जो लोग थोड़े ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनकी भी स्पर्म काउंट बहुत लो होता है, जिसकी वजह से वो इंटरकोर्स में भी तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आती है, बट वो बेबी भी कंसीव नहीं कर पाता। उसके पीछे मैं रीज़न बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि जब हम ज़्यादा ओबीज़ होते हैं या हुँ, मोटे होते हैं, तो हमारे साथ कॉम्प्लिकेशंस अलग तरीके से हुँ, आती हैं। हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो डाउन हो जाता है। तो हमारी बॉडी की जितनी भी एनर्जी होती है, वो सारी चीज़ें ढीली-ढाली चल रही होती हैं। हुँ, तो जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन, हमारा डाइजेशन सिस्टम स्लो डाउन, हमारा सारी चीज़ें एसिमिलेशन का वर्क होना स्लो डाउन, हमारी एनर्जी बढ़ते ही रहना, बॉडी में कलेक्शन ही होते रहना, तो हमारी बॉडी ना बहुत समझदार है इन मामलों में। तो बॉडी को लगता है कि यार जब इसने एनर्जी लेनी है, यूज़ करनी ही नहीं है, तो चढ़ाते रहो बॉडी पे। तो हमारे ना रूट बदल जाते हैं बॉडी में एनर्जी को से कंज़र्व करने के लिए। और वो रूट हमारा टमी एरिया, बेली एरिया, थाइज़ और आपका ये एल्बो और ये सारी जगह पे लगना चालू हो जाता है। जब वो लगना चालू हो जाता है ना, उसके बाद वो धीरे-धीरे ना भूलना चालू हो जाते हैं कि टेस्टीज़ भी कोई चीज़ है। क्योंकि बॉडी को लग रहा है कि यहीं पे लगाते रहो, ये तो बंदा चले ही जा रहा है। हुँ, इसकी वजह से वहाँ पर स्पर्म काउंट लो आते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन होने की वजह से साइड बाय साइड उसकी एनर्जी वहाँ पर यूज़ ना पहुँचाते हुए कहीं और डायरेक्शन में पहुँचाने के लिए, क्योंकि वो उनको लगता है कि वहाँ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है। आप समझो कि हमारे को फैट चढ़ता है तो उस पर्टिकुलर उसके एरिया में क्यों चढ़ रहा है? मेरा टमी है, मेरे टमी एरिया में क्यों चढ़ रहा है? पूरा शरीर है, मेरा अंगूठा भी है, मेरा नी भी है, मेरा पैर भी है, वहाँ पर क्यों नहीं चढ़ रहा? क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि फैट को सेव करना है तो यहीं पे करना है। और अगर उसकी ये आदत पड़ गई कि उसको सिर्फ सारी की सारी एनर्जी कंजर्व करके रखनी है, तो वो कंजर्व करने में ही लगा रहता है, जिसकी वजह ओके। से हमको लो स्पर्म काउंट की दिक्कत आती दूसरी समस्या इनफर्टिलिटी के साथ-साथ मर्दों में सबसे ज़्यादा हो रहा है आज की डेट में, टेस्टिकुलर पे। इसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो, और कहीं न कहीं मेंस की बॉल ना ऊपर-नीचे भी हो रही है। है। देखो स्क्रॉटम पेन, देखो नॉर्मल है। पेन के जो होने के जो हैं, मतलब बीमारियां जो हैं या जैसे हम प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत हैं। जैसे कि फ्यूनिकुलाइटिस, स्पर्मेटोसील, ऑर्काइटिस, वेरिकोसील जो मेजर है, जो आज की डेट में बहुत कॉमन मिलता है। वेरिकोसील वेरिकोसील है। अदर कभी इंजरी हो गई, पेन हो गया, और एसटीडीज़ हो गई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी आ गया कि इन्फ्लेमेशन हो गई, दर्द हो गया, मतलब बहुत सारी अलग-अलग हुँ, चीज़ें हैं। हुँ। तो दर्द होने के जो हैं वो बहुत नॉर्मल हैं आज की डेट में। ऐसा नहीं है कि टेस्टिकुलर के पेन के पेशेंट्स कम हैं, हुँ, बहुत हैं, बट वो अपनी उस कंडीशन को ढंग से समझ नहीं पाते। जैसे मैं अपना जैसे मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है, मैं हम उनको भी यही कहता हूँ कि आप जाँच करवाओ, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुँचो। या आप पहले टेस्ट करवाओ, आपको नहीं जाना डॉक्टर के पास मत जाओ। आपको डर लग रहा है डॉक्टर के पास जाने के लिए तो मत डरो, आप सेल्फ जाकर पैथोलॉजी लैब पे जाकर अपनी जाँच ज़रूर करवाओ, टेस्ट ज़रूर करवाओ। और उसमें मैं बोलता भी हूँ कि यूएसजी स्क्रोटम करवा लो, या आप नॉर्मल कलर डॉपलर करवा लो। तो जिसकी वजह से जो रिपोर्ट करवा लेता है, उसको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, या उसको अपने आंसर मिल जाता है। जो नहीं करवाता है, वो लंबे टाइम तक उस दर्द से झेलता रहता है, पेन लेता रहता है। बच्चे आज की डेट में ये भी छोड़ देते हैं कि अपने पेरेंट्स तक को भी नहीं बताते कि मेरे को कुछ हो भी रहा है।
एक तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये है, अगर ये पॉडकास्ट कोई आपका बड़ा या सीनियर भी देख रहा है तो मैं डेफ़िनेटली कहूँगा कि उनको अपने बच्चों को भी दिखाएँ, कि उसको भी एक्नॉलेज हो कि बच्चे को किस तरीके से सँभलना हुँ। है और समझना है। इसको ना आप थोड़ा-सा ना ऐसी लेमन लैंग्वेज में बताओ ताकि ना लोग बाग समझ जाएँ क्योंकि टेस्टिकुलर पेन लोगों को मेबी शायद ना समझ आए या जो रिसेंटली अभी आपने नाम लिया थोड़ा-सा उसको बताओ कि ये प्रॉब्लम अगर है तो? देखो, अब समझो कि मेजर वेरिकोसील की बात करता हूँ मैं पहले, चलो वो ऑर्काइटिस, स्पर्मेटोसील, फ्यूनिकुलाइटिस सारे के सारे इन्फेक्शंस हैं। ये सारा इन्फेक्शन की वजह से आपको दर्द देते हैं। बट एक वेरिकोसील है जो आपको लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर से देता है। वेरिकोसील मैं थोड़ा-सा आपको छोटे में बता देता हूँ, वेरिकोसील होता क्या है? हमारे अगर टेस्टीज़ की वेन्स रिवर्ट बैक करना चालू कर दे टूवर्ड्स टेस्टिकल्स, समझो एक, इसको और लेम से समझाता हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझना थोड़ा टास्क होगा। मान के चलो आपके पास एक सोर्स है, सोर्स में एक ब्लड की सप्लाई है और एक वापस ले जाने की सप्लाई है, जिसे हम कह देते हैं ऑक्सीडाइज्ड ब्लड और डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड, जिसमें अच्छा खून जा रहा है, एक में गंदा खून जा रहा है। जब ये गंदा खून वाली जो धारा होती है ना, ये अगर उल्टी करके, मतलब एक तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी ब्लड फ्लो को, जो गंदा खून है उसको टूवर्ड टेस्टिस भेजना चालू कर देती है, उसी को कह देते हैं वेरिकोसील। और जहाँ पर वो वेन वापस कर रही होती है या रिवर्ट बैक दे रही होती है, रिफ्लक्सेस बना रही होती है, हुँ। उस रिफ्लक्सेस वाले पोर्शन को बोल देते हैं उसका डायमीटर, और उसी वेन्स को बोल देते हैं वेरिकोसील। जिस भी वेन्स में वो डेवलप हो रहा है उसको बोल देते हैं वेरिकोसील। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मैं, चलो आपको। अगर मैं पार्क में, गार्डन में, अगर आपने कोई पाइप वगैरह देखी हो, कभी नोटिस करना, पाइप कहीं ना कहीं से फूली हुई मिलेगी, और वो उसी जगह से फूली हुई मिलेगी जहाँ से वो सबसे ज़्यादा डैमेज्ड होगी। ओके। ठीक है, अब वो डैमेज होने की वजह से वो वहाँ पर जगह थोड़ी सी फुलावट हो जाती है, क्योंकि पानी जब जा रहा है तो वो वॉल्स के साथ टच होके जा रहा है। ठीक है, ओके। और जब वो वॉल्स के साथ टच होके जा रहा है, तो जहाँ पर थोड़ी सी डैमेज मिलेगा उसको, वो वहाँ पर उसको फुला देगा। सेम हमारे बॉडी के साथ होता है। हमारे स्क्रोटम में कोई भी बोन, कोई भी मसल मेजर नहीं है, ऐसा मेजर मसल हुँ। कोई भी नहीं। तो क्या होता है कि आर्टरीज अपना ब्लड फ्लो तो दे रही है, अच्छा खून तो भेज रही है, गंदे खून में कहीं ना कहीं वॉल डैमेज होने की वजह से वहाँ पर वो रिफ्लक्सेस क्रिएट कर देता है। अब वो रिफ्लक्सेस जब आते हैं वापस टूवर्ड्स टेस्टिकल्स बन के, तो वो हमको इनफर्टाइल करते हैं, हमारी स्पर्म प्रोडक्शन को कम करते हैं। साइड बाय साइड यहाँ पर सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो होती है एट्रोफी की, कि धीरे-धीरे हमारे टेस्टिकल्स छोटे होने चालू हो जाते हैं, हुँ। अगर आप उसको सही टाइम पे जनरल उसमें ख़्याल नहीं रख रहे हो तो। अगर आपने उसका ये सोचा चलो भई बाद में देख लेंगे, तो बाद में जाकर वो मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। अर्ली स्टेजेस पे उसको ख़त्म कर दो, लेटर स्टेजेस पे वो डिज़ास्टर बन जाती है कभी-कभी। पेशेंट आते हैं पेशेंट आते हैं और हमें आकर ये कहते हैं कि वेरिकोसील था, पहले ध्यान नहीं दिया, पेन नहीं हुआ, कोई सिम्पटम नहीं आया, तो हमने कुछ इतना किया नहीं। हुँ। तो वहाँ पर हमने देखा कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। वो उस स्टेज पे आए होते हैं जहाँ पर एट्रोफी हो जाती है, और कोई भी डॉक्टर आपको एट्रोफी विदाउट रोक तो सर्जरी। सकता है, हाँ। बट एट्रोफी को रिकवर नहीं कर सकता। एट्रोफी क्या होता है? मतलब साइज़ बढ़ जाता है? नहीं, एट्रोफी मान के चलो कि साइज़ छोटा होना, श्रिंकेज अच्छा होना। श्रिंक हो जाता है, ओके। ठीक है? टेस्टीज़ अगर साइज़ अपना छोटा कर रहे हैं, हुँ। ठीक है? कॉज़ बाय क्यों उसको खाना नहीं मिल रहा। हुँ। आप मान के चलो किसी भी ऑर्गन को अपने लिए अपने काम के करने के लिए भी, या अपने लिए भी उसको फूड चाहिए। अगर उसका फूड उसको ढंग से नहीं मिल रहा, उसको वही खाना मिल रहा है जो ऑलरेडी वो यूज़ करके भेज चुका है, वही खाना उसको दोबारा-दोबारा मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि चल भाई ऐसा है, मेरे पास एनर्जी तो आ नहीं रही, हुँ। तो मैं अपनी प्रोडक्शन को कम कर देता हूँ, कम से कम मैं तो बैलेंस चलूँगा। और हमारी बॉडी इस तरीके से काम करती भी है। अगर आप अपना एक हाथ यूज़ नहीं करोगे तो धीरे-धीरे पतला हो जाएगा, यहाँ की मसल भी यूज़ कम धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाएगी। वैसे ही हमारी बॉडी भी है। टेस्टीज़ के पास अगर खाना जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रहा है, तो अपने साइज़ को धीरे-धीरे छोटा करना चालू कर देती है। उसी कंडीशन को हम एट्रोफी बोलते हैं, जहाँ पर वो श्रिंकेज करना चालू कर देती है। तो ये जो श्रिंकेज है, ये वेरिकोसील में लेटर एजेस में बढ़ जाती है, आ जाती है। कोई भी दवाइयाँ, कोई भी सर्जरी आपके एट्रोफी टेस्टिकल्स को दोबारा से बड़ा नहीं कर सकते। परफेक्ट है सर और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया मुझे लगता है आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको कुछ भी कंसर्न हो,
चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हो या अपने टेस्टिकुलर पेन से रिलेटेड हो। डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाना और सर से कंसल्ट ऑफ कोर्स करना। क्यों सर? बिल्कुल। बाकी सर थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।